नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव की। ये चुनाव कैसे हुआ और जो नतीजे आए हैं उनका असल में मतलब क्या है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कौन बना नया उपराष्ट्रपति, फिर समझेंगे कि इस चुनाव का तरीका क्या है। इसके बाद बात करेंगे कि कौन थे दो मुख्य उम्मीदवार, फिर आएगा सबसे दिलचस्प हिस्सा, वोटों का पूरा गणित, और आखिर में इस पूरी जीत के राजनीतिक मायने क्या हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं फाइनल रिजल्ट से। तो नतीजा ये रहा कि सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के सीपी राधाकृष्णन 4552 वोटों के साथ भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने जगदीप धनखड़ की जगह ली है, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन ये नतीजा एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और यहाँ देश का दूसरा सबसे बड़ा पद सिर्फ कुछ 100 वोटों से तय हो जाता है। ऐसा क्यों? आम जनता इसमें वोट क्यों नहीं डालती? इस सवाल का जवाब ही इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया में छिपा है। तो आइए पहले ये समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष चुनाव या इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आम लोग यानी हम और आप सीधे वोट नहीं करते। तो फिर वोट देता कौन है? ये जिम्मेदारी होती है हमारे चुने हुए सांसदों की, मतलब संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर वोट डालते हैं। और जो भी ये चुनाव जीतता है, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो राज्यसभा के सभापति यानी कि चेयरमैन बनते हैं और सदन की पूरी कार्यवाही का संचालन करते हैं। अच्छा, तो अब मिलते हैं उन दो मुख्य चेहरों से जिनके बीच इस पद के लिए मुकाबला था। यह मुकाबला काफी दिलचस्प था। एक तरफ थे सत्ताधारी एनडीए के सीपी राधाकृष्णन, जो तमिलनाडु के एक अनुभवी राजनेता हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष ने मैदान में उतारा था बी सुदर्शन रेड्डी को, जो सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही सम्मानित पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वोटों का पूरा खेल। चलिए नंबर्स को समझते हैं। अगर चुनाव से पहले की स्थिति देखें तो कागज पर सत्ताधारी एनडीए गठबंधन काफी मजबूत दिख रहा था। उनके पास 422 सांसदों का समर्थन था, जबकि जीत के लिए सिर्फ 391 वोट चाहिए थे। लेकिन जब फाइनल नतीजे आए तो वो और भी चौंकाने वाले थे। एनडीए को उम्मीद से कहीं ज्यादा वोट मिले और विपक्ष को उम्मीद से कम। साफ तौर पर एनडीए को अपनी अनुमानित संख्या से 30 वोट ज्यादा मिले, जबकि विपक्षी खेमे को 19 वोटों का नुकसान हुआ। इससे ये तो जाहिर है कि वोटिंग के दौरान कुछ बड़ा हुआ था। तो ये हुआ कैसे? इसका सबसे बड़ा कारण एक नंबर में छिपा है, 14। इसका मतलब यह है कि विपक्षी गठबंधन के कम से कम 14 सांसदों ने अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट किया। इसी को क्रॉस वोटिंग कहते हैं। पर सिर्फ क्रॉस वोटिंग ही नहीं थी। वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों ने भी एनडीए का समर्थन किया। 15 वोट अवैध हो गए और कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के 7 सांसदों ने तो वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इन सबने मिलकर फाइनल नतीजों को ये रूप दिया। तो ठीक है, नंबर तो हमने समझ लिए, पर इस जीत का, इन नतीजों का बड़े राजनीतिक कैनवस पर क्या मतलब है? सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को ही अपना उम्मीदवार क्यों बनाया? और इसका जवाब हमें एक बहुत साफ राजनीतिक रणनीति की तरफ ले जाता है। देखिए, राधाकृष्णन का चुनाव एक बहुत ही सोचा समझा कदम लगता है। इसके जरिए सत्तारूढ़ दल दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। एक ऐसा इलाका जहां पार्टी लगातार विस्तार की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हार के बावजूद विपक्ष इसे पूरी तरह से नाकामी नहीं मान रहा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले इस बार उनका वोट शेयर 26% से बढ़कर 40% हो गया है, जो दिखाता है कि गठबंधन मजबूत हो रहा है। और अब आखिर में एक सवाल आपके लिए। ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा पद हमारे संविधान पर आधारित है। तो क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है? सोचिएगा जरूर।